देहरादून में आज एक ही साल में दूसरी बार गिरा सोंग नदी पर बना पुल। विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धामी सरकार की कार्यशैली पर उठाए कई सवाल। हमने कष्ट दिया, यहाँ आप लोग आए, आपका स्वागत, अभिवादन, धन्यवाद। मंच पर डायस पे है माननीय अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी, माननीय उपाध्यक्ष संगठन श्री मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे बीच में है हमारे जिलाध्यक्ष अश्विन बहुगुणा जी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता श्री सूरज सिंह नेगी जी। माननीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगी कि अपना संबोधन करें। आदरणीय सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण, आज की बैठक, आज की जो ये हमने प्रेस बुलाई है, बहुत शॉर्ट नोटिस पर बुलाई है और इसके दो तीन बहुत ही अलग अलग विषयों पर ये असल में प्रेस है, क्योंकि एक चीज़ में हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। एक तो जो आज पुल गिरा है, ये चौथी घटना है इसी एक ही रोड की, जिसमें सोंग नदी का पुल पहले आपके सामने टूटा था, आज एक और पुल टूटा है। उसके अलावा डोईवाला का जो फ्लाईओवर है उसमें भी जिस तरीके से धंसान हुआ है वो भी बैठ रहा है। मियांवाला, लच्छीवाला और भानियावाला के फ्लाईओवर्स की हालत आपने देख लिया, कहीं तो उनको बांधा जा रहा है किसी तरीके से या नीचे से उसमें गार्डर्स फंसाए जा रहे हैं। तो ये 6 साल के जीरो टॉलरेंस का एक नमूना है। और मेरे पास कुछ ऐसे प्रपत्र हैं जो आदरणीय हमारी उस समय की तात्कालिक जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शकुंतला नेगी जी के द्वारा लिखा गया पत्र, इसको आप ले सकते हैं अभी थोड़ी देर में। ये इन्होंने 29/11/2018 में लिखा था और उन्होंने ये आशंका जताई थी जो लगातार, चाहे वो सोंग नदी वाले में हुआ या अन्य नदियों में, कि इस तरीके की इसमें काम हुआ है, काम की गुणवत्ता से लेकर अन्य चीज़ों पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। पहले एक बार जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई, जांच बैठी और जांच बैठने के बाद आनंद फानन में जिन लोगों को सस्पेंड किया गया था उनको रीइंस्टेट करते हुए और ठेकेदार की जो आनर्स बनी थी उसको भी जारी कर दिया गया। पिछले जो सोंग नदी वाले पुल में था उसमें आपको याद होगा हम लोग लगातार, और कई पत्रकार बंधु भी ये कह रहे थे कि 25-30 लाख रुपया लगा के इसको बचाया जा सकता है, इसकी देखरेख होनी चाहिए, लगातार उसमें कटान हो रहा था। लेकिन सरकारी अधिकारियों पे, मंत्री पे कोई असर नहीं पड़ा। और ये जो जिला पंचायत के हमारे उस समय की तत्कालिक मिसेस नेगी हैं, उनका पत्र इसका सबूत है। हमारे अध्यक्ष बहुगुणा जी ने एक प्रस्ताव कर रखा था कि वहाँ कल हमारी एक रैली भी निकलनी थी इन्हीं पुलों की गुणवत्ता को लेकर, और दुर्भाग्य से आज ही वो पुल टूट गया। उस समय हमने ये कहा था कि 25-30 लाख रुपया लगा के इसकी मरम्मत कर दी जानी चाहिए, और सरकार नहीं मानी। सोंग नदी की मैं बात कर रहा हूँ कि पुल की। और अब पता चला कि उसमें 3 करोड़ रुपये लग गए बंदे बनाने में, और उसमें जो अप्रोच बनाई गई 3 करोड़ रुपये मिट्टी का भरान और बोल्डर्स भरने में लग गए। तो ये जो 2,75,00,000 रुपये के आसपास का जो राजस्व का नुकसान हुआ है, इसके लिए वो अधिकारी जिम्मेदार कौन है? और दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि इस स्टेट के डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज को अगर फ़ोन करो, कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो फ़ोन नहीं उठते। मैं लगातार घटना स्थल से फ़ोन करते रहा, आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी अपने फ़ोन से मिलाते रहे, मैं अपने फ़ोन से लगातार सचिव साहब को फ़ोन मिलाते रहा, ना तो फ़ोन उठाते हैं ना कॉल बैक करते हैं। तो ये हालात इस राज्य के हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए और सचिव की भी जांच होनी चाहिए। मजाक बना के रख दिया है इन्होंने। और हमने व्हाट्सएप मैसेज भी किए हैं, उनको मैसेज कर दिया था हमने करीब 12 बजे, और ये 2 बज गया, अभी तक कॉल बैक तक नहीं आ रही है। तो ये हालात इस राज्य के हो गए हैं। यहाँ आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है, मदमस्त है, और ये बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है जिसका बानगी आपके ऊपर है। मैं अपने सभी सीनियर्स से ये भी कहना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से, कि ये मियांवाला, लच्छीवाला और भानियावाला की जो फ्लाईओवर हैं उनको एक बार
आप जरूर उसका अवलोकन कर लें, क्योंकि उसमें गार्डर लगा के रोका गया है, कहीं बोल्डिंग करी जा रही है जो आजकल एक नई प्रोसेस से दी है। तो हम ये कह रहे हैं अगर बोल्डिंग करनी है या गार्डर लगा के ही रोकना है तो जो उसका एस्टीमेट बना था उसमें अगर ढंग से काम किया होता तो जो अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है सरकार का ये नहीं होता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे वो वहाँ के ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है यह आने वाला समय बताएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है साहब, मैं अंकिता भंडारी केस में आना चाह रहा हूँ। अंकिता भंडारी मर्डर केस मैं आज हाईकोर्ट का जो आदेश मैं आप लोगों के माध्यम से देख रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार किया है। हाईकोर्ट का पूरा आदेश करते हुए, आदर करते हुए, मैं इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। उत्तराखंड की पूरी आवाम और विपक्ष को बहुत बड़ा धक्का इस आदेश से लगा है। जिस तरीके से विधानसभा में बेशर्मी के साथ वीआईपी जांच से पहले ये कह दिया कि वीआईपी हाईएस्ट पेड कस्टमर है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, एक हिसाब से ये इशारा करता है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा। एसटीएफ के जांच के अधिकारियों की जो वक्तव्य आए कि हाईएस्ट पेड ग्राहक जो है वो वीआईपी है, और दूसरा ये कि फॉरेंसिक जांच के लिए आवश्यक तथ्य जुटा लिए हैं, इसका वीडियो जारी होता है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, और बाद में कोर्ट में ये दिखाया जाता है कि आग लगने से, डोजर चलने से, कमरा तोड़ देने से, बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल देने से आवश्यक तत्व नहीं जुटाए जा सके। उसके बाद भी एसटीएफ को के कार्यवाही को सही कहना, एसआईटी को सही कहना, ये आश्चर्यजनक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अंकिता के जो पारिवारिक जन हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करेंगे। जो भी मदद होगी हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम उसमें मदद करें, क्योंकि भारत की पूरी जनता ये जानने के लिए बेचैन है कि आखिर वो कौन ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, ऐसे वीआईपीज़ हैं जो गांव घरों की बेटियों को अतिरिक्त सुविधा के नाम पर शोषण कर रहे हैं, और ऐसे हालात हो रहे हैं कि अंकिता जैसे मर्डर केस इस राज्य में हो रहे हैं। जिस जांच की बात की जा रही है, अंकित और जो उसके साथी हैं उन नार्को टेस्ट की बात की जा रही है, उसमें भी मुझे ये कहना है केवल और केवल ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और विषय को हल्का करने के लिए की जा रही है, क्योंकि 3 महीने के बाद नार्को टेस्ट हो रहा है जिसमें मानसिक रूप से व्यक्ति अपने आप को तैयार कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा कि बहुत ही चालाकी से केवल 2 लोगों को तैयार किया गया कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हों, और एक व्यक्ति ने उसमें ऑब्जेक्शन किया, और 21 तारीख को 90 दिन पूरे हो गए, अब बेल में दिक्कत नहीं आएगी। और नार्को टेस्ट जो होता है ये आप सबकी जानकारी में है, आपके माध्यम से मैं जनता तक भी इस संदेश को पहुंचाना चाहता हूं कि नार्को टेस्ट जो रिपोर्ट है, जो पुलिस ने जिस तरीके से तैयारी की है, अगर उसमें साक्ष्य नहीं है तो नार्को टेस्ट साक्ष्य नहीं माना जा सकता, वो उसकी कोई लीगल ताकत नहीं है या लीगली उसको बहुत मजबूत चीज़ नहीं माना जा सकता। तो केवल और केवल पहाड़ के लोगों की आंखों में धूल झोंकना और उनको संतुष्ट करने के रूप में मैं इसको देखता हूँ। तीसरा विषय है कि जो चाइना की खबरें आ रही हैं लगातार कि साहब कोविड हो गया, शमशान में 3 महीने का वेटिंग चल रहा है, ये मुझे लगता है केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा जिससे बीजेपी घबराई हुई है, डबल इंजन का सरकार घबराई है, ये उनके द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है। क्योंकि चाइना में जिस तरीके की सरकार है, और हमने कोविड के पहले फेज़ और दूसरे फेज़ में देखा है कि वहाँ के समाचार बाहर नहीं आ पाते हैं, वहाँ प्रेस को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो वहाँ मतलब जो असलियत है उसको बाहर ला सके। और जिस तरीके से इस समय चाइना के समाचारों को परोसा जा रहा है, उससे शंका पैदा होती है कि जिस देश की बातें बाहर आती नहीं हैं, जहाँ की सरकार इतनी सख्त है कि प्रेस को आज़ादी नहीं है, आखिर वो बातें
कैसे इस तरीके से सामने आ रही कि इतने महीने की वेटिंग है, क्या सत्यता इन न्यूज़ की है, ये भी एक चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के उद्देश्य से इस तरीके के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। एक और विषय मेरे संज्ञान में है, जिस विषय में मुझे आप सबके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ। कोविड जब चला था फर्स्ट और सेकंड फेज, उसमें हमारे पैरामेडिकल के बच्चे लगातार अपनी जानों को खतरे में डालकर लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे, सेवा करने का काम कर रहे थे, अपने परिवार के लोगों की लाइफ खतरे में डाल के काम किया। उनकी नौकरियों की बात आई और उनको पक्का करने की बात आई, लेकिन उनके संग जिस तरीके का व्यवहार हुआ और आज भी हो रहा है वो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, इसी से संबंधित एक विषय और मेरे संज्ञान में आया है जो बहुत ही गंभीर है, कि जो गाड़ी के मालिक हैं, जिनकी मैक्स चलती है, टैक्सीज चलती हैं, उन लोगों को प्रशासन ने अपने हाथ में लिया कोविड के दौरान। उनके स्टाफ की जान भी खतरे में रही, क्योंकि जो ड्राइवर था उसको मरीजों को ले जाना, डॉक्टर्स को ले जाना, पैरामेडिकल को के लोगों को ले जाना, भोजन बांटने इत्यादि के काम में इन लोगों को लगाया गया था। और उस समय उन्होंने सेवाएं भी दी, तेल भी अपनी जेब से भराया, ड्राइवर की तनख्वाह भी अपनी जेब से दी, गाड़ी की मेंटेनेंस भी दी, उनका जो खर्चा हुआ वो अलग था। लेकिन सरकार ने जो मानदेय उनको देना था, जो पैसा उनको देने की बात हुई, वो आज तक भी, जब स्थितियां लगभग सामान्य हो गई हैं, उन लोगों के भुगतान नहीं किए जा रहे। तो वो सब लोग दर दर ठोकरें खा रहे, परेशान हो रहे, उनसे तीसरी लहर अवैध मांग भी की जा रही। अब अगर तीसरी लहर आती है जैसा सरकार बात फैला रही है, तो क्या कोई अपनी वाहन देगा? क्या पैरामेडिकल के बच्चे फिर से अपनी जानों को खतरे में डालेंगे? ये एक प्रश्न है। दूसरा, एक ऑल इंडिया जो हमारी नीतियां बनी भारतवर्ष में कोविड के टाइम पर, उसके तहत ये था कि जो दुकानें या शॉप्स हैं जो फैसिलिटीज़ देती हैं, जिनसे टैक्सेस लिए जाते हैं, उन टैक्सेस को उतना ही लिया जाएगा जितनी देर दुकानें खुलने की परमिशन दी जाएगी। ये एक सामान्य सा नियम बनाया गया था। और आबकारी विभाग में भी इसी तरीके का एक नियम लागू हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि दुकानें पहले तो खुलनी ही नहीं थी, और खुली तो कुछ घंटों के लिए उनको इजाज़त दी गई, लेकिन उनसे पूरा अधिभार लिया जा रहा है। जो दुकानें बिल्कुल बंद थी उनका अधिभार छोड़कर जिन दुकानों को 1 घंटे 2 घंटे खोलने की इजाज़त दी गई, उनसे 1 या 2 घंटे का ही अधिभार लिया जाना चाहिए था, जो भारत का नियम है, जो कानून है। लेकिन उनसे पूरा लिया गया। और उन लोगों की भी ये डिमांड है कि हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी रन करते हैं, हम लोग मदद करते हैं, तो हम लोगों को भी कोविड में जिस तरीके से और लोगों को छूट दी गई, जो नियम बनाया गया है, उसी के तहत हम लोगों को भी छूट मिलनी चाहिए। और छूट देने के नाम पर जो है जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, वो चिंताजनक है कि कुछ आप देंगे तभी ये हो पाएगा। तो ये चिंता की बात है। जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत इन लोगों को भी राहत मिलनी चाहिए। खनन पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाकर, खनन के विषय पे आ रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा, मैंने एक प्रेस की थी कुछ माह पहले, जिसमें मैंने कहा था कि निजी पट्टों को 7 रुपये 8 रुपये के हिसाब से जो है पट्टे दे दिए गए हैं। और जिसमें जो हमारी जो नियम थे पहले के पट्टे देने के, जिसमें पर्यावरण की भी एक वो ली जाती थी कि भाई पर्यावरण की परमिशन है नहीं है, या नदी में खनन का क्या है, कितने मीटर तक हम खोद सकते हैं। लेकिन और उसमें आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि वन निगम 30 रुपये में पर घन मीटर रेत निकालने की परमिशन देता है, और कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम 24 रुपये का उनके रेट हैं, लेकिन वो ऑक्शन करते हैं तो वो भी 30 से 40 रुपये के बीच में जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि इनकी नीति के कारण नदियों में खनन नहीं हो पा रहा। गौला और रामनगर की नदी का मैंने उदाहरण भी दिया था। लेकिन और बहुत बड़े राजस्व की चोरी हो रही है, राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है। और हाईकोर्ट ने अब मेरी बात पे मोहर लगाई है
और सरकार ने मेरे और प्रेस करने के बाद और आप लोगों के द्वारा उसको प्रमुखता दिए जाने के बाद भी सरकार नहीं चेती और आज भी उसी तरीके से चल रहा था। हाई कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। मैं हाई कोर्ट के इस कदम का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। शायद प्रकृति की कुछ रक्षा हो। और जो गाड़ी मालिक है करीब करीब 40,000 के आसपास, केवल रामनगर और हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र की बता रहा हूँ, 40,000 के आसपास गाड़ियाँ अभी तक अपने आप को रिन्यूअल उन्होंने नहीं कराया। जो अक्सर अक्टूबर के महीने में वो लोग रिन्यूअल कराते थे, जून में बंद करते थे और अक्टूबर में अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराते थे। अभी भी 5% से अधिक लोगों ने रिन्यूअल नहीं कराया क्योंकि नदियों में खनन नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चला और बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार इस राज्य में हावी है। विधानसभा भर्ती घोटाला अब मेरा एक विषय ये भी है। इसमें आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा केवल 16 और 21 के जो लोग चयनित हुए थे उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में भी और डबल बेंच में मैं उनका द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देख रहा था, दोनों निश्चित ही चिंताजनक हैं। उन्होंने उसमें भी कहा था कि मैं लीगल राय ले रही हूं और 3 महीने बाद 3 महीने लगभग हो गए फिर कहा कि मैं लीगल राय ले रही हूं। तो आखिर जब कमेटी ने कह दिया कि जिस दिन से भर्ती हुई उस दिन से लेकर आखिरी भर्ती तक इसमें भाई भतीजावाद हावी है, भ्रष्टाचार हावी है और इसमें आरक्षण का जो मानक रखा गया उसका पालन नहीं किया गया, तो आखिर फिर केवल 16 और 21 की भर्तियों पर ही कार्रवाई क्यों? दूसरा, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना इस कदम का, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। उनका यह कहना कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है और यह बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जिस फाइल को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने टर्न डाउन कर दिया था, उस फाइल को विचलन के माध्यम से आप ही ने स्वीकृति प्रदान की, क्यों कैबिनेट में नहीं लेके आए? ऐसी क्या जल्दी थी कि आपको इसको विचलन से करना था? सचिवालय ने और वित्त विभाग ने इसमें घोर आपत्तियां इन भर्तियों के लिए की थी। उसके बावजूद भी ये भर्तियां की गई विचलन के माध्यम से और इलेक्शन के बाद तात्कालिक अध्यक्ष जब वित्त मंत्री बनते हैं तो वो उसी फाइल को जिसको वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया था, उसी विभाग के मंत्री बनते ही सबसे पहले उस फाइल को पास कर देते हैं। तो ये संगठित अपराध है। अगर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो तात्कालिक अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, विचलन से फाइल को पास करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भर्तियां वाकई में घपले में है, घोटाले में है कोटिया रिपोर्ट के हिसाब से, तो जिन लोगों ने ये भर्तियां की हैं, चाहे वो कोई भी शख्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों को निकाला गया ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने उसी पद्धति का पालन किया नौकरी लेने के लिए जो पद्धति विधानसभा में चल रही थी। उस समय तक वहाँ यही था कि आप एप्लीकेशन लगाइए और एप्लीकेशन के आधार पर जो भी स्क्रूटनी होती थी उसके आधार पर नौकरियां लगती थी। 5 साल की नौकरी के बाद, 6 साल की सर्विसेज देने के बाद उनको पदों से हटाना निश्चित ही अन्यायपूर्ण है। इसमें नैतिकता को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई थी। बात यह हुई थी कि वो कौन राज्यपाल हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को नौकरी पर लगाया, वो कौन केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने अपने परिजनों को नौकरी में लगाया, वो कौन विधानसभा के आमुख अध्यक्षगण हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरियां लगाई, वो कौन राज्यसभा के ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने भतीजों की नौकरी लगाई, वो कौन ऐसे मेयर हैं जिन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की नौकरी लगाई। मैं कोट कर रहा हूं इस बात को। और वो कौन ऐसे आरएसएस के बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने ड्राइवर, अपनी भतीजी या भतीजे की नौकरी लगाने का काम किया। वो कौन मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनने अपने प्यारों की पत्नियों को नौकरी में लगाया। उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। एक तरफा गरीबों की नौकरी खा लेना न्याय नहीं है।
अगर न्याय करना है, हमने नैतिकता की लड़ाई पहले दिन शुरू की थी और आज भी मैं नैतिकता के बात पर ही इस बात को कह रहा हूं कि अगर सरकार में नैतिकता है, अगर बीजेपी की संगठन के अध्यक्ष जी पे नैतिकता है, तो वह अपने उन राज्यपाल महोदय का, अपने केंद्रीय मंत्री का, अपने मेयर साहब का, अपने राज्यसभा के सांसद महोदय का, आरएसएस के उन मालिकानों का जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई, सार्वजनिक करें। जनता उनको जानना चाहती है, जनता ये नहीं चाहती किसी गरीब की नौकरी जाए।